हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते हुए जीली से कहती है, क्या तुम जी गेट से हो? ये बात सुनकर जीली रुक जाता है एंड पीछे मुड़कर देखता है। वो फर्स्ट एल्डर की तरफ देखता है एंड आंखों ही आंखों में उनसे पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? तो फर्स्ट एल्डर नाम में सिर हिला देते हैं। जीली अब अपनी डोईकुई को एक्टिवेट कर लेता है एंड लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं जी गेट का डिप्टी चीफ जीली हूँ। जीली किसी भी सिचुएशन के लिए अभी पूरी तरह से रेडी था बिकॉज वो लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं जानता था एंड इसी वजह से उसे लग रहा था कि शायद लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी दुश्मन है। इधर फर्स्ट एल्डर भी बद से बदतर सिचुएशन के लिए रेडी थे, बट उन्हें एक बात की टेंशन थी कि अगर उनके सामने मौजूद लेडी जी गेट की दुश्मन निकली तो उनके लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, आप सभी जी गेट के लोग प्लीज़ थोड़ा साइड में हट जाइए एंड पिल रिफाइन करने वाले को आराम से पिल रिफाइन करने दीजिए। प्लीज़ आप पिल रिफाइनिंग में कोई बाधा खड़ी मत करना। डेमन फ्लेम वैली के लोग अभी तक वहाँ से नहीं गए थे एंड जब वो लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को जी गेट से इस तरह से बात करता देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं बाकी लोगों की तरह ही एंड उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर इन सभी से इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। अभी के लिए डेमन फ्लेम वैली के लोग वहीं पर रुक जाते हैं बिकॉज वो जानना चाहते थे इस यंग लेडी एंड जी गेट के बीच क्या रिलेशन है। फैंगेन कहता है, ये लड़की जी गेट के लोगों से इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रही है? क्या ये जी गेट की ही मेंबर है या फिर इसका जी गेट के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है? अगर ऐसा कुछ सामने आया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है बिकॉज दो एलाइड डाउजों को रोकना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो वो ग्रे कलर के कपड़े पहने आदमी कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही वो लेडी इन लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात कर रही है बट उसकी बातें सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो जी गेट के साथ है या फिर जी गेट की कोई मेंबर है। तो फैंगेन कहता है, वो तो ठीक है बट अगर ये लड़की एक एलाइड डाउजोंग है तो मैंने आज तक इसके बारे में कुछ भी सुना क्यों नहीं? क्या ये लड़की ब्लैक कॉर्नर रीजन से नहीं है? ये सवाल फैंगेन के मन में तो था ही साथ ये सवाल जीली के मन में भी था। वो भी सोच रहा था आखिर ये लड़की है कौन एंड क्या ये ब्लैक कॉर्नर रीजन से ही है। जीली फर्स्ट एल्डर की तरफ देखता है एंड फिर अपने सभी मेंबर्स के साथ उस लाइट पिलर से 100 मीटर दूर चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ह्यूमन फिगर प्रकट हो जाती हैं। सबसे आगे येलो कपड़े पहने एक ओल्ड मैन खड़ा था, उसके साइड में ही मोया खड़ा था एंड मोया के साइड में ही ओल्ड क्वी खड़े हुए थे। वो ओल्ड मैन कहता है, इस बार का ऑक्शन बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। सच में इस बार ऑक्शन में कई सारे टैलेंटेड लोग आए हैं, कई सारे पावरफुल एल्केमिस्ट आए हैं। उस पीले कपड़े पहने आदमी को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड एक आदमी शॉक के साथ कहता है, ये तो ब्लैक एम्पर सेक्ट के लीडर मो जियांटिंग हैं जो काफ़ी टाइम पहले ही एक एलाइड डाउजोंग बन चुके थे एंड मैंने सुना था अभी के लिए वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि आज वो भी यहाँ पर आए हैं। इधर मो जियांटिंग वहाँ मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखता है एंड जब उसकी नज़र लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है तो वो शौक के साथ कहता है, ये लड़की एक एलाइड डाउजोंग है। मोया शौक से कहता है, ये वही लड़की है। मो जियांटिंग कहते हैं, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो मोया कहता है, हाँ मैं एक बार इस लड़की से मिला था बट हम दोनों को फ्रेंड नहीं कहा जा सकता है एंड मुझे भी पता नहीं था ये लड़की एक एलाइड डाउजोंग है एंड मुझे लगता है जो इस पिल को रिफाइन कर रहा है वो यांजाओ है जिसके बारे में हमें ओल्ड क्वी ने बताया था। मुझे नहीं लगा था वो इतनी हाई लेवल का एल्केमिस्ट होगा। इधर ओल्ड क्वी जब उस लाइट पिलर को देखते हैं तो उनकी आंखें जेलिसी से भर जाती हैं। उन्हें पता था वो लड़का जिससे वो 1000 मेडिसिन हाउस में मिले थे वो कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट नहीं है, बट उन्हें भी नहीं लगा था वो लड़का इतनी हाई लेवल का एल्केमिस्ट होगा। मो जियांटिंग ने यांजाओ के बारे में सुन रखा था एंड ये जानकर कि ये पिल यांजाओ रिफाइन कर रहा है मो जियांटिंग शॉक हो जाते हैं एंड सरप्राइज के साथ कहते हैं, वो लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। इतना यंग होने के बावजूद
वो एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर तो है ही, साथ ही साथ इतने हाई लेवल का एल्केमिस्ट भी है। तुम दोनों याद रखो, किसी भी हालत में हमें यानजाओ का दुश्मन नहीं बनना है, बल्कि हमें तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना है। मोया एंड ओल्कुई दोनों ही हमें से हिला देते हैं। तभी अचानक से मो जियांटिंग कहते हैं, मोया क्या तुम इस यंग लेडी में इंटरेस्टेड हो? तो मोया थोड़ी एम्बेरसमेंट के साथ कहता है, हाँ बट मैं अभी के लिए एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर हूँ एंड वो लेडी पहले से ही एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर है। तो मो जियांटिंग कहते हैं, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए पावर एक फैक्टर होती है, बट साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी होती हैं जिनसे हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसलिए तुम इस पावर डिफरेंस के बारे में भूलकर उस यंग लेडी को इम्प्रेस करने की कोशिश ज़रूर करना, बट याद रखना अगर वो यंग लेडी तुम्हारी वाइफ नहीं बन पाती है तो कम से कम तुम्हारी दुश्मन ना बने, बिकॉज अगर वो तुम्हारी वाइफ बन गई तो इससे हमारे ब्लैक एम्परर एक्ट की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट अगर वो तुम्हारी दुश्मन बन गई तो इससे हमारा ब्लैक एम्परर एक्ट एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ज़रूर करना। मो जियांटिंग की बात सुनकर मोया की आंखें खुशी से भर जाती हैं। मोया को अपने लुक पर, अपने अचीवमेंट पर, अपने पावर पर पूरा भरोसा था एंड उसका बैकग्राउंड भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। इसलिए वो उम्मीद कर रहा था अगर वो लिटिल फेरी डॉक्टर को अपना हैंडसम लुक, अपनी पावर, अपना बैकग्राउंड दिखाएगा तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसके साथ शादी ज़रूर कर लेगी। मोया इधर अपने ख्यालों में खोया था, तभी अचानक से उस लाइट पिलर की रोशनी, उस लाइट पिलर का ग्लो कम होने लगता है एंड कुछ ही देर में वो गायब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्लो गायब होते गया था वैसे वैसे पिल की खुशबू बढ़ती गई थी। अब आसमान में एक छोटा सा लाइट क्लस्टर दिखने लगता है जो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से रूम में से एक सक्शन फोर्स निकलती है एंड उस लाइट क्लस्टर को अपनी तरफ खींच लेती है। वो लाइट क्लस्टर रूम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो पिल रूम के अंदर चली जाती है, लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे बिकॉज वो सभी इस पिल को रिफाइन करने वाले एल्केमिस्ट को देखना चाहते थे। बट दुख की बात ये थी कि जियान एक बार भी उस रूम से बाहर नहीं आया था। काफ़ी टाइम बीत जाता है बट बिल्डिंग में कोई हलचल नहीं होती है। इस वजह से बाहर मौजूद वो लोग जो लिटिल फेरी डॉक्टर एंड जियान के बारे में जानना चाहते थे उन्हें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। मोया को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। इधर बिल्डिंग के अंदर फाइनली 2 दिन तक लगातार पिल रिफाइन करने के बाद जियान सीक्रेट चैम्बर से बाहर आता है। जियान की बॉडी पर जगह जगह खून के दाग लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि जियान को पिल रिफाइनिंग करते वक्त खून की उल्टियाँ हुई थी। बट जियान ने पिल रिफाइनिंग नहीं रोकी थी। लिटिल फेरी डॉक्टर एंड क्वीन जियान के पास आ जाती हैं एंड जियान के बॉडी के ऊपर के खून के दाग को देखकर शॉक हो जाती हैं एंड मनी मन सोचने लगती हैं क्या जियान पिल रिफाइनिंग करते वक्त इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। जियान टेबल पर रखी सारी चाय को पी लेता है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अगर तुम कुछ टाइम में बाहर नहीं आते तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने ही वाली थी। तो जियान कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के बाद मैंने कुछ और पिल्स को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया था, इस वजह से मुझे सीक्रेट चैम्बर से बाहर आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। वैसे इन 2 दिन के दौरान क्या कोई आया था यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी करने? तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कुछ स्टूपिड लोगों के अलावा यहाँ पर दूसरा कोई नहीं आया था। वैसे जियान इन 2 दिनों में मैं तुम्हारे सेकंड ब्रदर से भी मिली एंड उसी की साइड में एक ओल्ड मैन खड़ा था एंड वो ओल्ड मैन भी एक एलाइड डाउजोंग था। तो जियान कहता है वो ओल्ड मैन ज़रूर फर्स्ट एल्डर होंगे, वो पूरी इनर अकेडमी में एक लौते एलाइड डाउजोंग हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है क्या तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे? तो जियान कहता है नहीं, अभी के लिए मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा बिकॉज अभी के लिए बहुत सारे लोग हम पर नज़र रख रहे होंगे एंड अगर उन्हें पता चल गया हमारे एंड जी गेट के रिलेशन के बारे में तो वो लोग एक हेल्पर को ढूंढेंगे एंड डेमन फ्लेम वैली के साथ मिल जाएंगे, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो। वैसे जियान इन 2 दिनों के दौरान मोया यहाँ पर कई बार आ जा चुका है एंड उसने मुझे बताया था
कि मो जियांटिंग मतलब ब्लैक एम्पर सेक्ट के लीडर ने तुम्हें एक दावत के लिए बुलाया है, बट तुम पिल रिफाइन कर रहे थे, इसलिए मैंने उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। तो जियान कहता है तुमने अच्छा किया उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर। वैसे मो जियांटिंग किस लेवल का वॉरियर है? तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मो जियांटिंग एक 4 स्टार डाउजोंग है। तो जियान कहता है एक 4 स्टार डाउजोंग मतलब तुम उसे टक्कर दे सकती हो? तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हाँ, बट जियान तुम जब जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर रहे थे तब यहाँ पर कई सारे लोग आए थे, एंड उनमें से कुछ लोग डेमन फ्लेम वैली के भी थे, एंड उनके साथ एक ग्रे कलर के कपड़े पहने एक आदमी था, एंड शॉकिंग बात तो ये है कि वो आदमी भी एक एलाइड डाउजोंग था। तो जियान कहता है अच्छा, क्या तुम बता सकती हो वो डाउजोंग लेवल की किस स्टार लेवल का वॉरियर था? तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि वो डाउजोंग लेवल की किस स्टार लेवल का वॉरियर था, बट उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो जियान कहता है अच्छा ठीक है, ये बातें छोड़ो एंड मुझे बताओ क्या तुम दोनों ऑक्शन के लिए रेडी हो? बिकॉज मुझे नहीं लगता ये ऑक्शन बिल्कुल भी शांत होगा एंड इसमें कोई फाइट नहीं होगी। तो क्या तुम दोनों फाइट के लिए रेडी हो? तो वो दोनों ही हाँ में सिर हिला देती हैं, एंड लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है हम दोनों तो ऑक्शन के लिए रेडी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि तुम ऑक्शन के लिए रेडी हो। देखो तुम्हारी आंखें कितनी ज़्यादा लाल हो चुकी हैं, जाओ जाकर अभी तुम पहले रेस्ट कर लो। जियान हाँ में सिर हिला देता है, वो भी जानता था अभी के लिए उसे कितनी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। वो तुरंत उठ खड़ा होता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र खिड़की के बाहर चांद पर पड़ती है, एंड वो कहता है आज की रात बहुत ही कम लोग सो पाएंगे। ये कहकर जियान रेस्ट करने चला जाता है। अगली सुबह सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ही जगह पर जा रहे थे। वो था सिटी के बीच में मौजूद ऑक्शन हॉल। हमें जियान को दिखाया जाता है जिसकी आंखें टाइटली बंद थी। जियान अपनी आंखें खोल लेता है, उसका ऑरा पूरे रूम में फैल जाता है। उसकी आंखों में ग्लेज फ्लेम दिखाई देती है जो कुछ ही देर में गायब हो जाती है। जियान एक ब्लैक रॉब निकालकर उसे पहन लेता है एंड सर पर एक डूपेंग भी पहन लेता है। फिर जियान रूम से बाहर आ जाता है। हॉल में ही लिटिल फेरी डॉक्टर एंड क्वीन मौजूद थी। जियान एक ब्लैक रॉब निकालता है एंड क्वीन को वो देते हुए कहता है तुम इसे पहन लो, वरना फर्स्ट एल्डर एंड जीली तुम्हें पहचान जाएंगे। एंड लिटिल फेरी डॉक्टर को इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसे सब लोग पहले से ही जान चुके हैं, एंड वैसे भी लिटिल फेरी डॉक्टर को फर्स्ट एल्डर एंड जीली नहीं पहचानते हैं। पहले तो क्वीन मना करती है, बट जियान जब उसे थोड़ा सीरियसली देखता है तो क्वीन तुरंत वो ब्लैक रॉब पहन लेती है। वो तीनों ही अब अपने बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं एंड आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मोया आ जाता है एंड उन तीनों को रोकता है। जियान पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है? तो मोया कहता है नहीं, मुझे आपको कुछ देना था। ये कहकर मोया एक जेट टैबलेट बाहर निकालता है एंड उसे जियान को देते हुए कहता है ये जेट टैबलेट आपको ऑक्शन में VIP सीट दिलाएगा। ये टैबलेट हमारे स्पेशल गेस्ट को ही दिया जाता है, एंड आपके लिए एक टैबलेट हासिल करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा एंड काफ़ी मिन्नतों के बाद मुझे ये टैबलेट मिला है। जियान बिना किसी हेजिटेशन के टैबलेट ले लेता है एंड मोया को इस टैबलेट के लिए थैंक यू बोलता है। अब जियान वहाँ से जाने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर एंड क्वीन भी वहाँ से जाने लगती हैं। मोया इसे एक अच्छा मौका समझकर लिटिल फेरी डॉक्टर को फॉलो करने लगता है। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो ही हमें फॉलो करना। ऑब्वियसली ये बात लिटिल फेरी डॉक्टर ने कही थी। मोया उन्हें फॉलो करना बंद कर देता है। फाइनली जियान अपने ट्रायो के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर ऑक्शन होने वाला था, बट अभी के लिए वहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड थी एंड ऑक्शन हॉल का एंट्रेंस लोगों से भरा हुआ था। वो तो लकीली जियान को पता था ऐसी जगहों पर एक स्पेशल एंट्रेंस भी होता है स्पेशल गेस्ट के लिए, इसलिए जियान उस स्पेशल एंट्रेंस को ढूंढने लगता है। कुछ इंक्वायरी करने के बाद फाइनली जियान को वो स्पेशल एंट्रेंस मिल जाता है। ये एक टनल था। इस टनल के एंट्रेंस पर ब्लैक एम्पर सेक्ट के एल्डर्स खड़े हुए थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ये टनल उन्हीं लोगों के लिए था जिनकी ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी या फिर उनका सेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ऑर्डिनरी लोग इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते थे। जियान अपने ट्रायो के साथ
वहाँ पर पहुँच जाता है एंड टनल के अंदर एंटर करने लगता है। लोग जब जियान को टनल के अंदर एंटर करता देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं एंड सोचने लगते हैं आखिर इतना यंग लड़का आखिर है कौन जो इस टनल से एंटर करने में सक्षम है। एंड इस लड़के ने एंड उस छोटी लड़की ने खुद को पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों से कवर क्यों कर रखा है। एंड अगर ये इनके फैक्शन का कोई स्पेशल ड्रेस कोड है तो उस वाइट कलर के कपड़े पहने लेडी ने ऐसे कपड़े क्यों पहन नहीं रखे हैं। कोई भी इन तीनों को नहीं जानता था एंड सभी लोग यही सोच रहे थे आखिर ये तीनों हैं कौन। एक आदमी पूछता है क्या तुम उन्हें जानते हो, तुम्हें क्या लगता है आखिर वो कौन है एंड क्या उनके पीछे कोई पावरफुल ग्रुप या फैक्शन है। तो दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, बट अगर वो उस स्पेशल एंट्रेंस से एंटर करने में सक्षम है तो उनका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। जियान का ट्रायो टनल के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। जब वहां मौजूद एल्डर्स जियान के ट्रायो को देखते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियान ऐसे एंटर करने में सक्षम है, इसलिए बिकॉज उन्हें लगा नहीं था कि जियान यहाँ पर इतना लेट आएगा। लेकिन वो लोग जियान एंड लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर के बारे में जानते थे, इस वजह से वो लोग कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े पहने एक एल्डर आ जाता है जो जियान के ट्रायो से कहता है आप सभी का स्वागत है ऑक्शन में मिस्टर यानजाओ, उम्मीद है आपको हमारा ये ऑक्शन पसंद आएगा। एंड वो जियान के ट्रायो से बात करने लगता है बट जियान उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ये देखकर वो एल्डर जियान के ट्रायो को वहाँ से जाने देता है। उनके वहाँ से जाने के बाद वो एल्डर राहत की सांस लेता है एंड कहता है वो यंग लेडी कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, बस उसके पास खड़े रहने से मेरी डोईकुई ने सर्कुलेट करना बंद कर दिया था। वो एल्डर फाइनली राहत की सांस लेता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।